क्या आप जानते हैं कि भारत का शेयर बाजार सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बल्कि एक जिंदा जानवर है। एक ऐसा जानवर जो कभी शांत होकर सोता है और कभी अचानक से दहाड़ मारता है। कभी आपके सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी एक ही दिन में आपकी सारी पूंजी निगल जाता है। लेकिन इस जानवर को ठीक से समझ लिया जाए तो यही जानवर आपके लिए काम करने लगता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेशवाणी के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दलाल स्ट्रीट की धड़कनों को बहुत ही गहराई से समझाती है। इस किताब का नाम है बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स और इसे लिखा है भारत के एक बहुत ही अनुभवी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट संतोष नायर ने। संतोष नायर ने भारत के स्टॉक मार्केट को 2 दशकों से ज्यादा समय तक बहुत करीब से देखा है। स्कैम्स, बुल रन्स, क्रैश, रिफॉर्म्स, उन्होंने सब कुछ कवर किया है बतौर रिपोर्टर, एडिटर और अंदरूनी सूत्र। उनके पास वो सब कुछ है जो एक सच्ची, बेबाक और मजेदार किताब के लिए चाहिए होता है: अनुभव, नजर और ईमानदारी। इस किताब में वो हमें दलाल स्ट्रीट की गलियों से लेकर कॉर्पोरेट के बोर्ड रूम्स तक ले जाते हैं, जहां पैसे की चालें चली जाती हैं, जहां अफवाहें भी न्यूज बन जाती हैं और जहां एक छोटी सी खबर करोड़ों का खेल बदल देती है। दलाल स्ट्रीट सुनते ही जहन में एक चमकती हुई जगह का नाम आता है, जहां लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सपना लेके आते हैं। लेकिन जो लोग इसका असली मायने जानते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक स्ट्रीट नहीं, एक बैटलफील्ड है, जहां हर रोज डर और लालच की टक्कर होती है। यहाँ कुछ लोग लंबे समय का इंतजार करते हैं तो कुछ लोग हर दिन अपना दांव लगाते हैं। और सच तो ये है कि इस बाजार में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो पैसा नहीं, सेंटिमेंट है। मार्केट का बिहेवियर केवल आंकड़ों और ग्राफ से नहीं चलता है, ये चलता है साइकोलॉजी से। किसी दिन बिना किसी ठोस कारण के बाजार आसमान छूने लगता है और किसी दिन बेमतलब ही जमीन पर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान सोचता है और इंसान डरता है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट अब बस चढ़ेगा ही, तो वो लालच में और पैसा लगाता है और जैसे ही उसे लगता है अब क्रैश होने वाला है तो वो पैनिक में बेचने लगता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा लोग कमाते नहीं बल्कि इमोशंस में खो देते हैं। दलाल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है, मार्केट किसी के बाप का नहीं है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। यहाँ वो लोग हारते हैं जो ये सोच लेते हैं कि उन्होंने मार्केट को पूरी तरह से समझ लिया है। संतोष नायर इस किताब में बताते हैं कि जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो चार्ट्स पढ़ना सीखता है, इंडिकेटर्स फॉलो करता है, एक्सपर्ट्स के टिप्स पर भरोसा करता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो सीखता है कि चार्ट से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग के इमोशन को कंट्रोल करना। या हर र्यूमर एक हथियार होता है, हर गिरावट एक डर की लहर बनती है और हर तेजी लोगों को अंधी उम्मीद दे देती है। दलाल स्ट्रीट में एक और बड़ा फर्क है छोटे ट्रेडर्स और बड़े शार्क्स के बीच। बड़े खिलाड़ी अक्सर अफवाहें फैलाते हैं, पोजीशंस बिल्ड करते हैं और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाकर निकल जाते हैं। आम आदमी को जो न्यूज टीवी पर दिखती है वो अक्सर बहुत देर से दिखती है। इसीलिए इस किताब की सबसे पहली सीख ही यही है कि मार्केट कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जो समझने से नहीं, महसूस करने से आती है। शेयर बाजार में एक बहुत पुरानी कहावत है, इंफॉर्मेशन इज मनी। और अगर आप दलाल स्ट्रीट के पुराने दिनों में झांकें तो ये कहावत सिर्फ मेटाफर नहीं, एक कड़वा सच थी। 1990 के दशक की बात करें तब ना सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स, ना रियल टाइम न्यूज एप्स। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर्स हर बार सही समय पर एंट्री और एग्जिट करते थे। कैसे? किताब में बताया गया है कि तब इंफॉर्मेशन एक अलग ही करेंसी हुआ करती थी। लोगों के अपने सोर्सेज होते थे जो कंपनी के बोर्ड रूम से लेकर मिनिस्ट्री के गलियारों तक फैले होते थे। एक सिंपल सा चाय वाला भी कई बार बड़े बड़े ट्रेड्स को ट्रिगर कर देता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कौन कौन वहां बैठकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। संतोष नायर बताते हैं कि उस समय कोडेड मैसेजेस और बॉडी लैंग्वेज से डील्स होती थी। कोई किसी को कहता, आज मसाले वाली कंपनी में थोड़ी महक आ रही है, इसका मतलब होता कुछ बड़ी खबर है, स्टॉक खरीदो। कई बार तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन पाने के लिए रिश्वत, महंगे गिफ्ट्स, यहां तक कि डिनर इनविटेशंस भी दिए जाते थे ताकि खबर सबसे पहले हमारे पास हो। और ये सब ओपन सीक्रेट था। कई ब्रोकर्स के पास न्यूज बॉयज होते थे जो सुबह 9 बजे से पहले दौड़कर उन्हें विस्पर दे जाते थे कि आज कौन से स्टॉक में हलचल है, और फिर वही ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को टिप देता, जिसकी वजह से मार्केट में हलचल मच जाती। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब इस तरह की गड़बड़ियों पर ध्यान देना शुरू किया तब नियम कड़े हुए। इनसाइडर ट्रेडिंग को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया
और धीरे धीरे डिजिटल ट्रैकिंग और सर्वेलेंस सिस्टम्स के आने से ये सिस्टम थोड़ा क्लीन हुआ। लेकिन सच ये है कि आज भी इंफॉर्मेशन पावर है, बस उसके मिलने का तरीका बदल गया है। आज भी जो इन्वेस्टर जल्दी और सही न्यूज़ पढ़ता है वो बढ़त ले जाता है। तो चाहे 90 का जमाना हो या आज का, बाजार में पहले खबर पहुंचती है, फिर पैसा बनता है। और अगर आप आखिरी आदमी हैं जिसे खबर मिलती है, तो आप अक्सर सिर्फ दूसरों के प्रॉफिट का हिस्सा भर बनते हैं। अब कहानी पहुंचती है 1990 के उस दौर में, जब दलाल स्ट्रीट की गलियों में एक नाम गूंजने लगा था, हर्षद मेहता। उसे लोग द बिग बुल कहते थे। वो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इल्यूजन बन गया था जिसने पूरे भारत को यह यकीन दिला दिया था कि शेयर बाजार में कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, और बहुत तेजी से। हर्षद की पहचान उसके करिश्मा और कॉन्फिडेंस से थी। वो बड़े बड़े कारों में चलता था, मीडिया से खुलकर बात करता था और एक छोटे इन्वेस्टर को भी यह महसूस कराता था कि तू भी कुछ कर सकता है। लेकिन उसका असली खेल था बैंकिंग लूपहोल्स। उस समय बैंकों के बीच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G6 का लेंडिंग बोरिंग सिस्टम बहुत ढीला था, और हर्षद ने इसी ढीलेपन को अपने पक्ष में मोड़ लिया। वो बैंकों से ऐसे पैसे लेता रहा जो उसे मिलना ही नहीं चाहिए था, वो भी बिना कोलैटरल, सिर्फ कुछ हस्ताक्षर और भरोसे के दम पर। और उन पैसों से वो स्टॉक्स खरीदता, जिससे शेयर की कीमतें आसमान छूने लगती। जब किसी स्टॉक की कीमत 3 गुना बढ़ती तो मीडिया उसे मार्केट गुरु कहने लगता, और लोग खुद ब खुद उसके बताए स्टॉक में पैसा लगाने लगते। ये ली हर्षद का जादू था। लेकिन हर बुल रन के पीछे एक कर्ज होता है, और जब ये कर्ज बहुत बड़ा हो गया तो 1992 में एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी छापी जिसने पूरे देश को हिला दिया। हेडलाइन थी द ग्रेट बैंक स्कैम। लोगों को पता चला कि हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है, सिर्फ बैंकिंग लूपहोल्स और सरकार की नेग्लिजेंस का फायदा उठाकर। इस खबर के बाद सेंसेक्स धड़ाम से गिरा, निवेशकों की जमा पूंजी मिट्टी में मिल गई और एक पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर से विश्वास उठ गया। हर्षद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि इसका कानूनी फैसला आने में सालों लग गए। 2001 में हर्षद मेहता की मौत हो गई। लेकिन उस घटना ने हमेशा के लिए एक सीख छोड़ी कि शेयर बाजार में कोई भगवान नहीं होता। अगर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो तो कुछ ना कुछ छिपाया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही साल बाद आया दूसरा तूफान, केतन परेख। वो हर्षद जितना फ्लैम्बॉयंट नहीं था, लेकिन उसका दिमाग तेज था और तरीका थोड़ा अलग। केतन परेख ने अपना जाल सर्कुलर ट्रेडिंग और लो कैप मैनिपुलेशन से बना। उसने छोटे मोटे स्टॉक्स चुने जिन्हें मीडिया और इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं जानते थे। फिर वो इन्हें लगातार खरीदता गया ताकि उनकी कीमत धीरे धीरे ऊपर जाए। इसके बाद उसने इन कंपनीज को मीडिया में पुश करवाया, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स की नजर उन पर पड़ी। और जब सफिशिएंट लोग उस स्टॉक में कूद पड़े तो केतन परेख क्वाइटली बाहर निकल गया और रिटेल इन्वेस्टर फंस गया। उसे केतन स्टॉक्स के नाम से भी जाने जाना लगा, जैसे विजुअल सॉफ्ट, जी टेलीफिल्म्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक आदि। इन सब की कीमतें एक समय में पागलपन की हद तक बढ़ी। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हुए और भारत में भी लिक्विडिटी सूखने लगी तो केतन परेख का बबल फूट गया। उसे भी गिरफ्तार किया गया और फिर एक और क्रैश ने भारतीय बाजार को हिला दिया। इन दोनों मामलों में एक चीज कॉमन थी, ट्रस्ट का टूटना। हर्षद और केतन दोनों ने सिस्टम के भरोसे का फायदा उठाया और सबसे बड़ा नुकसान हुआ आम आदमी का। संतोष नायर इस हिस्से में बेहद भावुक होकर लिखते हैं कि ये स्कैम्स सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं थे, ये मिडिल क्लास के सपनों का नुकसान थे। लोगों ने बच्चों की फीस, माता पिता की रिटायरमेंट और अपनी सेविंग्स सब कुछ दांव पर लगाकर निवेश किया था। इन घटनाओं ने सेबी को मजबूत किया, ऑडिट सिस्टम्स को सख्त किया और एक नया इन्वेस्टिंग कल्चर पैदा किया जो थोड़ा कॉशियस था, थोड़ा स्केप्टिकल था। लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि दलाल स्ट्रीट सिर्फ प्रॉफिट की जगह नहीं, ये पैसा, पावर और पाप का मिलाजुला मंच है।
साल 2000 के बाद का दौर भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। अब दलाल स्ट्रीट सिर्फ चिल्लाते हुए ब्रोकर्स और फाइलों के ढेर तक सीमित नहीं रही। अब ये बदल चुकी थी क्लिक्स और कोड्स की दुनिया में। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज करना शुरू किया। अब वो ट्रेडर जो कभी किसी ब्रोकर की मर्जी पर होता था, अब खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से ट्रेडिंग करने लगा। इंटरनेट के जरिए रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस दिखने लगे। पहले जो जानकारी 3 दिन बाद मिलती थी, अब वो 3 सेकंड में सामने आने लगी। और यहीं से एक नया प्लेयर मार्केट में दाखिल हुआ, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एल्गोज यानी वो प्रोग्राम्स जो इंसानों की जगह ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, बिना डर, बिना लालच, बिना रुके। ये एल्गोरिथम्स हर मिलीसेकंड में सैकड़ों सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है। वो भावनाओं से नहीं चलते, वो सिर्फ डेटा से चलते हैं। और इसी वजह से एक नई असमानता ने जन्म लिया, स्पीड इन इक्वालिटी। जहां एक आम इन्वेस्टर एक स्टॉक को देखकर सोच ही रहा होता है, वहीं एक एल्गोरिदम उस स्टॉक में ट्रेड करके निकल भी चुका होते हैं। संतोष नायर बताते हैं कि कैसे ये बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं थे, उन्होंने गेम के नियम ही बदल दिए। पहले जहां प्राइस मूवमेंट ग्रेजुअल होता था, अब वो वॉलेटाइल बर्स्ट में होने लगा। एक छोटी सी खबर मार्केट में 500 पॉइंट्स की हलचल ला सकती थी, क्योंकि एल्गोज उसे तुरंत पढ़कर एक्शन लेने लगते थे। अब ट्रेडर्स को चार्ट से ज्यादा कोड समझने की जरूरत थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में एक अच्छी बात भी की, इसने रिटेल इन्वेस्टर को टूल्स दिए। अब वो ब्रोकरेज ऐप्स पर चार्ट्स देख सकता था, कंपनी की फाइनेंशियल्स पढ़ सकता था और दुनिया की खबरों को तुरंत ट्रैक कर सकता था। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने छोटे शहरों के यूथ को भी मार्केट का हिस्सा बना दिया। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, अब ये भोपाल से लेकर भागलपुर तक फैल चुका था। लेकिन साथ ही एक खतरा भी बढ़ा, ओवर ट्रेडिंग का। मोबाइल ऐप्स ने ट्रेडिंग को इतना आसान बना दिया कि बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को एक गेम समझने लगे। नोटिफिकेशंस, फ्लैशिंग टिकर्स और चार्ट्स सब ने डोपामाइन जैसा इफेक्ट देना शुरू कर दिया। लोग हर दिन ट्रेड करने लगे, बिना स्ट्रैटेजी, बिना पेशेंस। और यही बाजार का नया बीस्ट था, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग। इस भाग में लेखक सावधानी से बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक हथियार है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उससे खेती करेंगे या लड़ाई। इस डिजिटल युग में ट्रेडिंग करना आसान हुआ है, लेकिन समझदारी से ट्रेडिंग करना उतना ही मुश्किल। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सही जानकारी को पहचान सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं बिना डर या लालच के। दलाल स्ट्रीट का असली युद्ध सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, ये पावर बनाम भरोसे का युद्ध होता है। एक तरफ होते हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो करोड़ों डॉलर का कैपिटल एक बटन क्लिक पर भारत लाते हैं और उसी तेजी से वापस भी ले जाते हैं। और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स, जो अपनी सैलरी से काट काट कर निवेश करते हैं, SIP शुरू करते हैं या कभी कभी किसी दोस्त के कहने पर पूरा पैसा एक ही स्टॉक में झोंक देते हैं। अब सोचिए, इस युद्ध में कौन जीतेगा? संतोष नायर इस भाग में बड़ी गहराई से समझाते हैं कि कैसे FIIs का एक सिंपल सा मूव सेंसेक्स को 1000 अंकों तक ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, इनसाइट्स, एनालिसिस और साइकोलॉजी की भी गहरी समझ होती है। जब FIIs पैसा लगाते हैं तो मीडिया उसे बुलिश सिग्नल कहता है, और जब वो पैसा निकालते हैं तो पैनिक फैल जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई बार ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाता है और बेच देता है। उसी समय FII बाइंग शुरू करता है सस्ते दाम पर, और जैसे ही बाजार रिकवर करता है, रिटेल वापस खरीदने आता है, लेकिन तब तक स्टॉक पहले से महंगा हो चुका होता है। यानी आम इन्वेस्टर हर बार हाई पर खरीदता है और लो पर बेचता है। यह बिहेवियरल पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। FIIs के पास रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती हैं, हेज स्ट्रैटेजीज होती हैं, और रिटेल के पास होती हैं भावनाएं। संतोष नायर बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि मानसिकता की कमी है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर खुद रिसर्च नहीं करता, हर्ड मेंटालिटी से डिसीजंस लेता है और हर गिरावट को खतरा समझता है, ना कि मौका। वो भूल जाता है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। दलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा नियम है, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड पनिशेस पैनिक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर हार मान ले। आज की दुनिया में नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो चुकी है।
आप इंटरनेट से कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं और म्यूचुअल फंड या इंडेक्स इन्वेस्टिंग से एक स्टडी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। संतोष नायर इस हिस्से में एक उम्मीद की रेखा खींचते हैं कि आज रिटेल इन्वेस्टर के पास जो टूल्स हैं वो पहले कभी नहीं थे। अगर वो डिसिप्लिन के साथ चले तो वो भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकता है। कहानी का असली मोड़ वहीं आता है जब आम आदमी ब्लाइंड फॉलोइंग छोड़कर माइंडफुल इन्वेस्टिंग शुरू करता है। हर्षद मेहता और केतन पारेख के स्कैम्स ने सिर्फ निवेशकों का भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि सरकार, रिजर्व बैंक और सेबी को भी झकझोर कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ सुधारों का वो सिलसिला जिसने बाजार को एक नई पहचान दी। पहला बड़ा कदम था सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को असली ताकत देना। अब सेबी सिर्फ एक सिंबॉलिक संस्था नहीं रही, बल्कि उसे कानूनन अधिकार दिए गए कि वो ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और कंपनियों पर निगरानी रख सके। इसके बाद आया T+5 से T+2 सेटलमेंट सिस्टम। पहले जब आप शेयर खरीदते थे तो उसका पैसा और शेयर आपके अकाउंट में आने में 5 दिन लगते थे। इस देरी के कारण कई बार फर्जी ट्रेड्स और प्राइस मैनिपुलेशन होता था। सेबी ने इस गैप को छोटा किया और आज ये T+1 तक पहुंच चुका है। यानी आज अगर आप सोमवार को ट्रेड करते हैं तो मंगलवार को पैसा और शेयर क्लियर हो जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ी। दूसरा बड़ा सुधार था डीमैट अकाउंट की अनिवार्यता। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे जिन्हें कोई भी डुप्लीकेट करके बेच सकता था। एक ही स्टॉक का 4 लोगों के पास ओनरशिप क्लेम होना आम बात थी। डीमटेरियलाइजेशन ने इस केओस को खत्म किया। अब हर शेयर एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है जिसे न चुराया जा सकता है न बदला जा सकता है। इसके बाद शुरू हुई पैन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया। हर निवेशक को एक यूनिक आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया ताकि ब्लैक मनी और आइडेंटिटी फ्रॉड को रोका जा सके। और फिर आया वो क्रांतिकारी बदलाव, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी कल्चर। संतोष नायर बताते हैं कि पहले लोग शेयर बाजार को जुए का अड्डा समझते थे, लेकिन जैसे जैसे एसआईपीज का चलन बढ़ा, लोगों ने लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को अपनाना शुरू कर दिया। सिस्टम ने उन्हें मौका दिया कि वो 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकें। अब इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों की लग्जरी नहीं, आम आदमी की हैबिट बन गई। हालांकि सुधार सिर्फ टेक्निकल नहीं थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बदली। अब कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्ट्स देना जरूरी हुआ, ऑडिटर्स पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सजा तय हुई। मीडिया पर भी प्रेशर आया कि वो वेरीफाइड खबरें ही फैलाएं। लेकिन फिर भी संतोष याद दिलाते हैं, सिस्टम अब पहले से मजबूत जरूर है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। आज भी मार्केट में मैनिपुलेशन के सटिल तरीके हैं। सोशल मीडिया बेस्ड टिप्स, पंप एंड डंप ग्रुप्स और यूट्यूब पर स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट एडवाइस। तो इन्वेस्टर को अब सिर्फ सिस्टम पर नहीं, खुद की समझदारी पर भी भरोसा करना होगा। असल सुधार तब शुरू होते हैं जब हम दूसरों से सवाल पूछना सीखते हैं, और खुद से भी। दलाल स्ट्रीट को समझने के लिए आपको केवल इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की भी गहराई में उतरना पड़ता है। संतोष नायर इस किताब में बार बार याद दिलाते हैं कि मार्केट कोई लिनियर जर्नी नहीं है, ये इमोशंस की रोलर कोस्टर है। कभी तेज रफ्तार में ऊपर चढ़ती हुई उम्मीद है और कभी एकदम से नीचे गिरती हुई हताशा। मार्केट कभी आपको राजा बना देता है और कभी रंक। लेकिन वो लोग जो इस सफर में बने रहते हैं, वो 3 चीजें हमेशा साथ लेके चलते हैं: सब्र यानी पेशेंस, विवेक यानी रीजन्ड डिसीजन मेकिंग और विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं सब्र यानी पेशेंस की। मार्केट में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं होती। जो लोग मल्टीबैगर टिप्स के पीछे भागते हैं वो अक्सर अपना मूलधन भी गवा देते हैं। संतोष एक इन्वेस्टर की कहानी बताते हैं जो हर महीने एसआईपी करता था, लेकिन जब मार्केट 2020 में गिरा तो डर कर उसने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। कुछ ही महीनों बाद जब रिकवरी आई तो वो एंट्री लेने से डरता रहा और फिर हमेशा रिग्रेट करता रहा। इसलिए मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और लंबी अवधि की सोच। दूसरी चीज है विवेक यानी रीजन्ड डिसीजन मेकिंग। मार्केट में भीड़ का हिस्सा बनना है सबसे आसान है। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूं, ट्विटर पर कहा है तो पक्का बढ़ेगा, या टीवी एंकर चिल्ला रहा है तो मौका अच्छा है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज है। सफल इन्वेस्टर वही है जो इस शोर में से सच्चाई को छांट ले। संतोष कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को समझता हूं? दूसरा, क्या इसका वैल्यूएशन मेरे निवेश नियमों में फिट बैठता है? तीसरा, क्या मैं पैनिक में आकर इसे जल्दी बेचने वाला हूं? अगर इनका जवाब स्पष्ट है तो आगे बढ़िए, नहीं तो रुकिए। तीसरी और सबसे अनदेखी बात है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी।
मार्केट को जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें मार्केट सबसे पहले सबक सिखाता है, क्योंकि दलाल स्ट्रीट ईगो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। संतोष एक लाइन लिखते हैं, द मार्केट इज नॉट योर फ्रेंड, इट डजंट केयर हु यू आर, इट एग्जिस्ट्स टू टेस्ट यू एवरी सिंगल डे। यहाँ कोई एक्सपर्ट हमेशा सही नहीं होता और कोई टिप हमेशा काम नहीं करती। जो लोग अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की हिम्मत रखते हैं वही असल में इवॉल्व करते हैं। मार्केट आपको बार बार झुकने को कहता है और जो झुक जाता है वो टूटता नहीं। तो चाहे आप एक नए इन्वेस्टर हो या सीजन्ड ट्रेडर, ये बात हमेशा याद रखें, मार्केट कोई गुरु नहीं ढूंढता, मार्केट एक स्टूडेंट ढूंढता है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार हो। संतोष नायर इस किताब के अंत में उन 4 सबसे जरूरी सीखों को साझा करते हैं जो उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक दलाल स्ट्रीट की धड़कनों को सुनकर सीखी हैं। ये सीखें सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी की भी सीखें हैं। सीख नंबर 1, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो हमेशा सही नहीं होते। बाजार में आपको हर दिन ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि कौन सा स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। सोशल मीडिया पर फ्लैशी थंबनेल्स और 100% रिटर्न गारंटी वाले वीडियो आपको लुभाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग वाकई समझदार होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सोचते हैं। संतोष कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा रिटर्न उन स्टॉक से कमाया जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था, और सबसे ज्यादा घाटा उन टिप्स से जो सबसे ज्यादा वायरल थी। बाजार में शांति सबसे बड़ा संकेत है। सीख नंबर 2, लंबी अवधि का सोच सबसे बड़ी ताकत है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी अभी और सब कुछ चाहिए, ये निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग चाहते हैं कि आज निवेश करें और कल रिटर्न मिल जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक स्लो प्रोसेस है, जैसे एक पौधा लगाना और उसे रोज सींचना। संतोष बताते हैं कि उन्होंने ऐसे निवेशकों को देखा है जिन्होंने 15 से 20 साल तक सिर्फ डिसिप्लिन से एसआईपी की और बिना किसी जैकपॉट के करोड़पति बन गए। टाइम और पेशेंस जब साथ चलें तो कंपाउंडिंग चमत्कार करता है। सीख नंबर 3, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग बातें हैं। ये शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग इंट्राडे में घुसते हैं ये सोचकर कि वो इन्वेस्टर हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फंस जाते हैं ये सोचकर कि वो कभी ना कभी निकलेंगे। लेकिन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क शॉर्ट टर्म स्किल है जिसमें टाइमिंग और स्पीड चाहिए, जबकि इन्वेस्टिंग एक लो रिस्क लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें विजन और कन्विक्शन चाहिए। संतोष मानते हैं कि दोनों रास्ते ठीक हैं, लेकिन दोनों के नियम अलग हैं। उलझन तब होती है जब लोग रास्ता तो चुनते हैं लेकिन माइंडसेट नहीं बदलते। सीख नंबर 4, पैसा सिर्फ नंबर से नहीं कहानियों से बनता है। बाजार सिर्फ बैलेंस शीट्स और पीई रेशियो से नहीं चलता, ये चलता है ट्रस्ट और नैरेटिव से। हर स्टॉक एक कहानी कहता है, किसी कंपनी का सपना, किसी फाउंडर की मेहनत, किसी सेक्टर का पोटेंशियल। संतोष बताते हैं कि उन्होंने जब जब किसी स्टॉक के पीछे की कहानी समझी कि वो कंपनी क्यों अलग है, उसका विजन क्या है, उसका लीडरशिप कैसा है, तब तब उन्होंने उस स्टॉक के साथ एक इमोशनल कनेक्ट महसूस किया और पेशेंस रखा। मार्केट में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो सिर्फ प्राइस नहीं देखते, कहानी भी समझते हैं। ये 4 सीखें इस किताब का सार है, क्योंकि दलाल स्ट्रीट सिर्फ एक बाजार नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है और इसका सिलेबस हर दिन बदलता है। जो सीखने को तैयार है वो बढ़ता है, जो ईगो लेकर आता है वो गिरता है। दलाल स्ट्रीट आपको करोड़पति बना सकता है और आपको पूरी तरह तोड़ भी सकता है। यहाँ हर डिसीजन एक टेस्ट है, हर गिरावट एक लेसन और हर तेजी एक इल्यूजन। लेकिन अगर आपने बाजार को टीचर की तरह देखा और खुद को स्टूडेंट की तरह रखा तो आपको केवल रिटर्न्स नहीं बल्कि असली समझ भी मिलेगी। संतोष नायर की ये किताब हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लंबा, धैर्य भरा और बहुत ही इंसानी सफर है। यहाँ लालच, डर, अफवाहें, सत्ता, विश्वासघात और विश्वास सब कुछ चलता है, और जो इन सब के बीच अपने सोचने की ताकत, सुनने की समझ और सीखने की इच्छा बनाए रखता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जानवर, इस बीस्ट को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं तो उससे लड़ना बंद कीजिए, उसे समझना शुरू कीजिए। इसी के साथ हम इस जरूरी और आंखें खोल देने वाले एपिसोड का अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और सुना। अगर आप इस किताब की समराइज्ड पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में फ्री पीडीएफ लिख दें। और अगर आप ऐसी ही गहराई भरी कहानियों और किताबों की समझ को अपनी सोच का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई अनमोल किताब लेकर आएं, आपसे एक पल भी न छूटे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और विचार बदल देने वाली किताब के साथ। जय हिंद।